हम देखते हैं कि Node.js के अंदर CommonJS मॉड्यूल सिस्टम क्या होता है और एक मॉड्यूल सिस्टम आखिर होता ही क्यों है, इसका काम ही क्यों होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि सम करेगा, कुछ नंबर्स का इनपुट लेगा और ये n नंबर ऑफ इनपुट्स ले सकता है, यानी कि कितने भी नंबर का सम यहाँ पे हम इससे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेस्ट पैराम्स का यूज़ किया है, इससे हम कितने भी नंबर यहाँ पे हम पास कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। और फिर मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा nums डॉट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिड्यूस। मैं यहाँ पे रिड्यूस का यूज़ करके सम करूँगा। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल फॉर लूप का यूज़ करके सम करके उसको सेपरेटली रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन सम जब रिड्यूस का यूज़ करेंगे तो हमारा सम जो है काफ़ी कम लाइन में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा करंट हो जाएगा और एक्यूमुलेटर, और इससे हम सम करवा के करंट प्लस एक्यूमुलेटर ये करके रिटर्न करवा देंगे। अब पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सम फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। एक बार हम इसको कंसोल लॉग करते हैं सम, और इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं ये, और हम अपना ऐप रन करते हैं node app.js। तो ये हमें 10 मिल रहा है जो कि सही है। इसको अगर हम ऐड करेंगे 2 और 1 3, 3 6 4 10, ऐसे ही अगर हमारे पास एक और फंक्शन हो, मान लो मैं प्रोडक्ट भी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन बना दूंगा और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं स्टार का सिंबल लगा दूंगा जो कि मल्टीप्लिकेशन करके देगा हमें। हम ऐसे ही अगर हमारे पास कई सारे फंक्शंस हो जाएं, मान लो फैक्टोरियल का भी है, फिबोनाची सीरीज का भी है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारा कोड बढ़ने लगता है और किसी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड का एक काम होता है, तो हम इसको अलग अलग फाइल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और उन्हीं फाइल्स को हम बोलते हैं कि ये मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक दूसरा मॉड्यूल है। तो ऐसे ही हम sum.js नाम का एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, sum.js, और इसके अंदर हम अपना सम का कोड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम प्रोडक्ट का एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, product.js, यहाँ पर हम प्रोडक्ट वाला कोड पेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी app.js फाइल है ये थोड़ा क्लीन रहेगी और हम यहाँ पर इन मॉड्यूल्स के कोड को यूज करेंगे, बस इस मॉड्यूल के कोड को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। तो इससे हमारा जो कोड का रीयूजेबिलिटी है वो भी बढ़ता है और हमारी फाइल्स भी क्लीन रहती हैं। और हमारी जो मेन फाइल होती है, अगर हम सिंगल फाइल में रखेंगे सारा कोड, तो हमारी फाइल जो है बहुत लंबी हो जाएगी और वो रीडेबल भी नहीं रहेगी। तो इन्हीं सारी कारणों से हमें मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, ताकि हमारा जो कोड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन रहे, ताकि वो रीडेबल रहे, अंडरस्टैंडेबल रहे, और कोई भी दिक्कत आए तो हम एक पर्टिकुलर फाइल में जाके उसको फिक्स भी कर पाएं। इसीलिए हम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। अगर आपने रिएक्ट यूज़ किया होगा तो हम वहाँ पे कंपोनेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और कंपोनेंट्स में भी हम ऐसे कोड लिखते हैं, और वहाँ पर अगर आपने देखा होगा, अगर आपने यूज़ किया है तो आप यहाँ पे केवल ऐसे एक्सपोर्ट लिख देते हैं तो ये एक्सपोर्ट हो जाता है। लेकिन Node.js के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये काम नहीं करता। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ऐसा करेंगे तो ये एरर देगा, बोलेगा अननोन सिंटैक्स ऐसा कुछ। हालांकि हम करवा सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो काम करेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो सपोर्टेड नहीं होता है। ये जो एक्सपोर्ट वाला सिंटैक्स होता है, इस तरह से जब हम करते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का यूज़ करते हैं, इसको हम ES6 मॉड्यूल्स बोलते हैं, जो कि हम देखेंगे Node.js के अंदर हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं CommonJS मॉड्यूल सिस्टम, ये हमारा CommonJS, और CommonJS के अंदर हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये कीवर्ड होता है। इसको इक्वल टू हम करेंगे प्रोडक्ट, ये अगर हम कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें सम को एक्सपोर्ट करना है तो हम सम फाइल के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे भी सेम लाइन लिख देंगे और ये हम प्रोडक्ट को रिप्लेस करके सम कर देंगे। अब हमने यहाँ से मॉड्यूल मतलब सम फाइल से सम को एक्सपोर्ट कर दिया मॉड्यूल्स, और प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इंपोर्ट के लिए हमें यूज़ करना है रिक्वायर। यहाँ पे एक
रिक्वायर नाम का फंक्शन है, और ये जब मैं इसको कॉल करता हूँ बार बार ये पता नहीं क्यों आ जाता है, और इसके अंदर हमें पास करना है अपनी फाइल का नेम, ये सम, और इसको जो भी ये रिटर्न कर रहा है इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है। बस अब ये काम करेगा। अगर हम रन करते हैं node app.js तो ये देखो ये 10 आ रहा है। हम एक बार प्रोडक्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमें इसको रिक्वायर करना पड़ता है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ये देना है, ये चीज, और यहाँ पे चेंज करके हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन भी काम कर रहा है हमारा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 कम 2 3 6 6 चौके 24, ये 24 आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या बस इतना ही है, सिंपल, खत्म। हमें समझ में आ गया कैसे काम करता है, कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है। रुको ज़रा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है, ये एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको समझना है और रिक्वायर फंक्शन को समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं रिक्वायर फंक्शन। देखो, रिक्वायर एक फंक्शन है। अगर मैं ये सारा कोड कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, सारा कोड कमेंट आउट कर दिया मैं कंसोल लॉग करता हूँ रिक्वायर, बस रिक्वायर कंसोल लॉग करता हूँ। इसका मैं टाइप करता हूँ, टाइप ऑफ रिक्वायर। यहाँ पे मैं नोड app.js करूँगा तो ये फंक्शन है, सिंपल सा नॉर्मल एक फंक्शन है। मैं यहाँ पे अगर डिबगर लगा के आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ रन करके, इसका यूज़ करके अगर हम रन करेंगे तो ये रन हो गया। आपके सिस्टम में अगर Node.js पूछता है तो आप Node.js सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, मेरे में नहीं पूछा है इसने। तो यहाँ पे अगर मैं रिक्वायर पे हवर करूँ तो ये देखो ये फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर आ जाएं, इस स्कोप के अंदर आके देखें, यहाँ पर भी हम हवर करेंगे अगर, तो ये देखो ये एक फंक्शन है, सिंपल, इतना क्लियर है। अब अगर ये एक फंक्शन है तो ये कुछ रिटर्न करता है, तो हमें इसकी रिटर्न वैल्यू समझनी है। अगर ये एक फंक्शन है तो इसका कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, ये क्या आर्ग्यूमेंट को रिसीव करता है, किस आर्ग्यूमेंट को रिसीव करता है, तो हमें उसके आर्ग्यूमेंट्स को भी समझना है। चलो समझते हैं, सबसे पहले हम इसका आर्ग्यूमेंट समझते हैं। तो हमें ऑलरेडी क्लियरली दिख रहा है, मैं Ctrl+Z कर दे रहा हूँ इसको, हाँ, हमें ऑलरेडी ये क्लियर दिख रहा है कि इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये एक स्ट्रिंग है। ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है और जो कि एक स्ट्रिंग होता है, और ये स्ट्रिंग ऐसा वैसा स्ट्रिंग नहीं, इसको हमें पाथ देना होता है। अगर हम कोई ऐसा वैसा स्ट्रिंग दे दें, हम कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग दे देते हैं। स्ट्रिंग के अंदर ऐसे ही टाइप कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप गेस करिए क्या होगा। देखो क्या होता है, ये एरर है। क्या एरर है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, जो भी हमने नाम दिया है वो। तो हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे ये एज्यूम करेगा किसी फाइल का पाथ है, ये एज्यूम करेगा, और फिर ये जाके ढूंढेगा उस फाइल को। अगर वो फाइल मिलती है तो क्या करेगा, अगर वो नहीं मिलती है तब तो एरर दे देता है इस तरह से कि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, क्योंकि ये फाइल को मॉड्यूल बोलता है। अलग अलग फाइल को हम Node.js के अंदर मॉड्यूल बोलते हैं, केवल फाइल नहीं बोलते हैं, मॉड्यूल बोला जाता है उसको। इसीलिए यहाँ पर ये भी मॉड्यूल बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, जो भी हमने अजीब सा नाम दिया है वो। तो हम यहाँ पे वैलिड पाथ देते हैं, सम नहीं, sum.js। ये अब जब हम इसमें वैलिड पाथ दे देते हैं तब इसको ये ढूंढेगा और इसको मिल भी जाएगा। अब जब इसको मिलेगा तो ये क्या करता है, ये इस पूरे कोड को रन करता है, पूरा कोड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये इसके अंदर जितना भी कोड है सारा एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लिख देता हूँ, हाय रनिंग सम, कॉमा नहीं लगाना, sum.js, ये चीज, तो
ये देखो हाई रनिंग sum.js, मैंने तो app.js रन किया था, ये sum.js क्यों रन हो रहा है? तो sum.js रिक्वायर फंक्शन रन कर रहा है। रिक्वायर फंक्शन के अंदर जो भी हम फाइल डालेंगे ये फाइल को ढूंढेगा, पूरा से स्कैन करेगा, कहाँ है वो फाइल, कहाँ है वो फाइल। जैसे उसको फाइल मिली, उस फाइल का पूरा कंटेंट लोड करेगा खुद और उसको रन करेगा Node.js के अंदर, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, चला देगा, रन कर देगा। तो वही इसने रन कर दिया है। अगर यहाँ पर इसके अंदर कोई बहुत बड़ा सा कोड होता, फॉर लूप होता, मान लो फॉर लूप मैं लगा देता हूँ लेट i इक्वल टू 0 और i इज लेस देन 1000, लेस देन इक्वल टू कर देते हैं और फिर i प्लस प्लस console log i, ये इतना कर दिया। इतना बड़ा फॉर लूप है और हर एक console log चल रहा है, ये भी है, तो ये सबको रन करेगा। रिक्वायर फंक्शन सबको रन करेगा, तो पूरा कोड रन करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा वो हम देखेंगे। देखो 1000 तक इसने लूप चलाया है, उसके बाद ये console log चलाया है, उसके बाद ये खत्म हुआ। मतलब हम कितना भी कोड लिख दें ये चलेगा, ये पूरा, ये तो तय है कि अगर मैं रिक्वायर किया है तो जिस भी फाइल का पाथ डाला है हमने वो पूरा कोड एग्जीक्यूट करता है, रिक्वायर फंक्शन अपनी तरफ से। उसके बाद क्या करता है, जब पूरा फाइल एग्जीक्यूट हो जाता है ना, रिक्वायर फंक्शन जब इसको एग्जीक्यूट कर लेता है, चला लेता है, तब लास्ट में देखो रिक्वायर एक फंक्शन है और जब फंक्शन चलता है तो उसकी कुछ रिटर्न वैल्यू होती है। वैसे इस रिक्वायर फंक्शन की कुछ रिटर्न वैल्यू होगी। तो ये अपनी रिटर्न वैल्यू कैसे डिसाइड करता है, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी? आप बताइए, आपका काम है, रिक्वायर फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या होती है? तो रिक्वायर फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होती है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। बस सिंपल। अगर मैं यहां पे सम को हटा के सम स्ट्रिंग कर दूं, ऐसे कुछ, बस ऐसे एकदम सिंपल स्ट्रिंग मैंने डाल दिया है। और यहां पर आकर अगर हम देखें तो सम को अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसको console log कर लेते हैं, console log सम। तो अब सम में यहां पर फंक्शन नहीं आएगा, सम में यहां पर क्या आएगा, ये हमारा 1000 तक लूप चला और सम स्ट्रिंग आया, ये लाइन नंबर 6 है, यहां से आया है। अगर आपको यहां पे नहीं पता चल रहा है कि ये कहां से आया है तो हम यहां से रन कर सकते हैं। एक मिनट, मैं ये जो लूप है यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ, इससे 10 तक कर देता हूँ, ताकि हमें यहाँ पे अभी डिबग टर्मिनल में यहाँ पे रन करेंगे, डिबग कंसोल में app.js के अंदर जाएंगे। अगर आप ये फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे रन करते हैं तो sum.js डायरेक्टली रन हो जाएगी, app.js रन ही नहीं होगा। हमें app.js से रन करना है, तो हमें बार बार ये app.js सेलेक्ट ना करना पड़े, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्रिएट launch.json फाइल कर देता हूँ। इससे क्या होगा, एक launch.json फाइल यहाँ पे VS कोड के अंदर VS Code नाम का फोल्डर बनेगा, इसके अंदर launch.json नाम की फाइल बन जाएगी और वहाँ पे ये प्रोग्राम के अंदर app.js हमारी फाइल का नाम लिखा रहेगा। इसमें जिस भी फाइल का नाम लिखा रहेगा वो रन होगी कब, जब हम यहाँ पर आके ये बटन, ग्रीन वाली बटन दबाएंगे, यहाँ पे जो दिख रही है ना ये बटन, अगर हम प्रेस करेंगे तो कोई भी फाइल सेलेक्ट हो यही app.js ही रन होगा। अब मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ एक, ये यहाँ पे नहीं लगाते हैं, कोई भी फाइल सेलेक्ट हो, कोई भी ओपन हो, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो app.js ही रन होगी और यहीं पे आके ये रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे आके रुका। अब हम देखते हैं जो सम वाला वेरिएबल है उसके अंदर ये स्ट्रिंग है और हम अपना डिबग कंसोल देखते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये जो लूप है ये sum.js लाइन नंबर 6 से आ रहा है और अभी तक जो हमने app.js के अंदर console log लिखा है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। तो अगर इसको भी एग्जीक्यूट कर दें हम, ये एग्जीक्यूट कर दिया हमने, अभी यहाँ पे ये दिख रहा है सम स्ट्रिंग, और मैं इसको अगर छोटा करके दिखाऊं तो ये आपको लाइन नंबर app.js में लाइन नंबर 6 से आ रहा है। अगर मैं किसी भी फाइल को सेलेक्ट करूं और यहाँ पर क्लिक कर दूं, यहाँ पर नहीं, ये app.js लाइन नंबर 6, तो ऑटोमेटिकली मेरा VS कोड यहाँ पे पहुँच जाएगा और इस लाइन को हाईलाइट कर देगा, हाईलाइट नहीं, कर्सर वहाँ पे पहुँचा देगा कि इस लाइन नंबर से यहाँ से आपका console log प्रिंट होके आ रहा है। यानी कि अब जो हमारा ये सम है
ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। इसको अगर हम कॉल करेंगे तो एरर आएगी, आप कॉल करके चेक कर लेना, एरर आएगी। तो ये होता है रिटर्न वैल्यू। क्या होता है? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स रिटर्न वैल्यू होता है रिक्वायर फंक्शन की, और ये उस फाइल का मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स जिस फाइल का पाथ हमने दिया है। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट को देते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट का पाथ, तो प्रोडक्ट का, इस केस में प्रोडक्ट का जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स है वो होगा। अब प्रोडक्ट का मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के अंदर हमने ये प्रोडक्ट फंक्शन दिया है, तो ये सही से काम करेगा, ये प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पे आके स्टोर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रिंग लिख दें इस तरह से तो दिक्कत आ जाएगी, प्रोडक्ट भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। चलो प्रोडक्ट भी कर देते हैं ऐसे ही, प्रोडक्ट, और मैं फिर से टर्मिनल में ही रन करता हूँ। तो ये देखो हमारा लूप चला, और ये हमारा क्या बोलते हैं, सम स्ट्रिंग आ गया, और प्रोडक्ट स्ट्रिंग ही है, कोई फंक्शन तो है नहीं। अगर हम यहाँ पे फंक्शन ना रिटर्न करवाएं, हम सीधा प्रोडक्ट करवाएं, मतलब स्ट्रिंग ना सेव करवाएं, हम सीधा फंक्शन रिटर्न करवाएं, तो ये देखो ये फंक्शन प्रोडक्ट इस तरह से लिख के आता है। तो इतना चीज क्लियर है आपको? क्या चीज? रिक्वायर फंक्शन 3 स्टेप्स में काम करता है। क्या क्या? पहला, वो फाइल, पहला जो भी हम आर्गुमेंट देंगे उस फाइल को ढूंढेगा। अगर वो फाइल मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो एरर दे देगा। अगर मिलती है तो उस फाइल को नेक्स्ट क्या करेगा, पहले ढूंढेगा, फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा। जब एग्जीक्यूट हो जाएगी फाइल तो लास्ट काम क्या करेगा, वो देखेगा कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की क्या वैल्यू है और उसको रिटर्न कर देगा। रिक्वायर फंक्शन का यही काम है इन अ नटशेल। लेकिन इतना ही नहीं है, रिक्वायर फंक्शन और भी कई सारे काम करता है। क्या काम करता है हम और आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम केवल ये समझेंगे कि कॉमन जेएस का यूज करके हम कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर के ऊपर 3 डॉट आ रहा है, यहाँ पे आर जो लिखा है ना उसके नीचे 3 डॉट्स दिख रहे हैं। अब ये क्या चीज है? इस पर अगर आप हवर करते हैं तो ये बोल रहा है फाइल इज ए कॉमन जेएस मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्टेड टू एन ES6 मॉड्यूल। तो VS कोड बोल रहा है कि आप कॉमन जेएस मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ES6 मॉड्यूल्स में। यानी कि VS कोड भी बोल रहा है कि आप इसको मत यूज करिए, आप ES6 मॉड्यूल्स यूज करिए। तो अब हम क्या यूज करेंगे इस कोर्स में? क्या यूज करेंगे? तो हम इस कोर्स में ES6 मॉड्यूल्स ही यूज करेंगे। अभी हम ये सीखने के लिए सीख रहे हैं कि कॉमन जेएस मॉड्यूल कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत सारे अभी कोड बेसिस में यही यूज होता है, कॉमन जेएस मॉड्यूल ही यूज होता है। जो आने वाले नए जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं नोड.js के अंदर बनते हैं, उनके अंदर ही ES6 मॉड्यूल्स यूज होता है। अभी आपको कई सारी कंपनीज में यही चीज यूज होता हुआ मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको यहाँ पर सीख रहे हैं और बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपको जब काम करने को मिलेगा तो हो सकता है आपको इसी के साथ, ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको कॉमन जेएस के साथ ही काम करने को मिले। अब अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाना तो वहाँ पर आप ES6 मॉड्यूल्स यूज़ करना। यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पर एक्सटेंशन देना ऑप्शनल है। हमने नहीं दिया था तब भी काम कर रहा था अभी तक, अगर हम दे देते हैं तब भी काम कर रहा है। यहाँ पे देखो हमने एक्सटेंशन दे दिया तब भी काम कर रहा है। अब हम इस sum.js से ये फालतू का कोड हटा देते हैं। हमें ये पता चल गया है कि ये रन होता है फाइल, ऐसा नहीं है कि ये रन नहीं होता है। यहाँ से हम प्रॉपर कोड लिख देते हैं sum, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सही है। और हम ये कोड लिख लेते हैं, ठीक है, और ये सही है, ये सही है। इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। अब मान लीजिए कि हमारे पास और भी कोड होता, मतलब और भी फंक्शनलिटी हो, जैसे कि फिबोनाची सीरीज के लिए हो, और किसके लिए हो सकता है, और फैक्टोरियल निकालने के लिए। ऐसे ही मैथ से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं जो कि हम परफॉर्म करना चाहें। अब उन सब के लिए अलग अलग फाइल बनाना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक
मैथ का फोल्डर बना लीजिए, है ना, मैथ नाम से फोल्डर, और उसके अंदर सारी फाइल्स रख दीजिए। तो इस तरह से भी हम अपने कोड को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। हम इन दोनों फाइल्स को मैथ के अंदर मूव कर सकते हैं और यहाँ पे हमें यस कर देना है। ये दोनों फाइल्स मूव हो गई। अब हमें जब इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे देखो, अरे यही पूछा था इसने कि इंपोर्ट को अपडेट करना चाहते हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ./math ऑटोमेटिकली इसने ऐड कर दिया VS कोड में। तो इस तरह से भी हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये एकदम सही से काम करेगा और एक वैलिड अप्रोच है। ये देखो ये काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, बस केवल पाथ हमने चेंज किया है यहाँ पे। लेकिन मान लो कि हम ऐसा चाहते हैं कि हम एक फाइल ही, मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ और उसको मुझे ऑलवेज कर देना था ताकि मुझे बार बार ये पॉपअप ना आए। मुझे ऐसा चाहिए कि हमें फोल्डर नहीं बनाना है, मैं फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। मैं एक फाइल में ही रखना चाहता हूँ, math.js नाम की फाइल के अंदर हम इसको रखना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम ये पूरा कोड कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे ये पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं और हम इसको अपने math.js के अंदर पेस्ट कर देंगे। ऐसे प्रोडक्ट का पूरा कॉपी कर लेंगे कोड और math.js के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दोनों चीज़ों को हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? यहाँ पे हमने एक ही चीज़ एक्सपोर्ट करना सीखा है। यहाँ पे ये अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? या तो प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट होगा या तो सम ही एक्सपोर्ट होगा। अभी के लिए मैं ये प्रोडक्ट और सम को डिलीट कर देता हूँ मैथ के अंदर, क्योंकि हमारा दोनों कोड आ गया है। तो ऐसा नहीं है, हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने रख दिया और इसके अंदर हम सम रख सकते हैं और प्रोडक्ट रख सकते हैं। और हमें पता है कि जब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हम math.js से इंपोर्ट करेंगे और .js ऑप्शनल है तो हम इसको हटा ही देते हैं, कोई जरूरी नहीं, थोड़ा लंबा ही हो जाता है उससे। अब ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा, हम मैथ इसका नाम दे देते हैं और हम कंसोल लॉग करते हैं मैथ को, देखते हैं क्या है ये। इन दोनों लाइन को कमेंट कर देते हैं क्योंकि सम और प्रोडक्ट इन दोनों नाम का कोई फंक्शन है नहीं। अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसके अंदर सम है और प्रोडक्ट दोनों नाम का फंक्शन है। हम क्या कर सकते हैं, हम const sum इक्वल टू math.sum ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर सम नाम का एक फंक्शन है तो वो कर सकते हैं। और const प्रोडक्ट इक्वल टू math.sum ऐसा कर सकते हैं। हम ये चीज़ हटा के अपना ये कोड अब रन करवा सकते हैं, आराम से काम करेगा। अरे ये क्या रन हो गया? मैं यहाँ पे अप एरो दबा के जो प्रीवियस कमांड है उसको लेके आता हूँ और यहाँ पे दोनों का जो वैल्यू है सेम आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सम ही रखा है। यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो ये सही से काम कर रहा है। अब ये इतना लंबा करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग अगर आपने पढ़ी है तो हम कुछ इस तरह से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये भी काम करेगा। छोटा हो गया। और अगर आपने और भी अच्छे से डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी है तो आपको पता है कि हमें ये अलग से वेरिएबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधा ही जैसे ही वो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, रिटर्न करते टाइम ही ये रिक्वायर ने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। अब उसको हम मैथ ऑब्जेक्ट में सेव कर रहे थे, मैथ वेरिएबल में, हम उसको उसमें सेव करने की बजाय हम डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा करने से भी एकदम सेम आउटपुट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाएगा। जब भी रिटर्न वैल्यू आती है तो ये रिप्लेस हो जाता है। हमें दिखता नहीं है कोड के अंदर, लेकिन रिटर्न वैल्यू का मतलब होता है ये फंक्शन रन हुआ, अब इसकी रिटर्न वैल्यू वो पूरी ऑब्जेक्ट होगी, पूरा ऑब्जेक्ट होगा ये वाला। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, जो सेलेक्टेड एरिया है पूरा जो सिलेक्टेड दिख रहा है ना यहाँ पर, वो चीज़ आ जाएगा और फिर वहाँ से हम दोनों चीज़ों को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। अगर आपको डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पता है कि क्या होती है, कैसे काम करती है डिस्ट्रक्चरिंग, तो इसके ऊपर मेरी एक प्लेलिस्ट है, पूरा ES6 के ऊपर प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, आप उसके अंदर जाके डिस्ट्रक्चरिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि क्या होती है।
अगर नहीं पता आपको डिस्ट्रक्चरिंग तो फिर आप इस वीडियो को अभी पॉज करिए और जाके देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बस इतना सिंपली ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग। तो इस तरह से अगर हमें मल्टीपल चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है तो हम मल्टीपल चीज़ें तो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये तो क्लियर है। हम एक ही चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कि है एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं और फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे रिक्वायर का यूज़ करके इंपोर्ट करते हैं, ये तो क्लियर है ना। जब कॉमन जेएस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम रिक्वायर का यूज़ करके इंपोर्ट करते हैं, और रिक्वायर एक फंक्शन है, और फंक्शन जब कॉल होता है तो वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, और एक फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। जब भी एक फंक्शन कॉल होता है तब वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। आप कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट करके मुझे दिखा दीजिए जो कि दो वैल्यूज को रिटर्न करे, नहीं कर सकता है। वो एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है जिसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक एरे रिटर्न कर सकता है जिसके अंदर सैकड़ों चीजें हो सकती हैं, लेकिन वैल्यू एट द एंड एक ही रहेगी, उसके अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो वैसे ही हम, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मल्टीपल चीजें कॉमन जेएस के अंदर रिटर्न कर पाए। हम यहाँ पे एक एरे को रिटर्न करके देखते हैं। चलो, एक एरे के अंदर मैं क्या करता हूँ, सम लिख देता हूँ और प्रोडक्ट लिख देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक एरे है और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा, ये एरर देगा, कुछ ना कुछ एरर देगा। ये देखो एरर आ गई। ये एरर क्या आई है? सम इज नॉट डिफाइंड, सम इज नॉट अ फंक्शन, ये एरर आ रही है क्योंकि ये हमने प्रॉपरली डिस्ट्रक्चर नहीं किया। अब ये एरे रिटर्न कर रहा है। रिक्वायर का रिटर्न वैल्यू क्या होता है? जिस भी फाइल का हमने पाथ दिया है उसके अंदर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे एक एरे है तो उसने एरे रिटर्न किया, तो हमें यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज करना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग नहीं। आपने कहीं देखा है ऐसा? हम ऐसा कर रहे हैं, ये देखो काम कर रहा है सही, ये कोई दिक्कत नहीं है। हम रिक्वायर के अंदर एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं, सिंपल जावास्क्रिप्ट। अगर आपको पता है कि कैसे हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, हमने अभी तो बिहाइंड द सीन्स देखा भी नहीं है, अभी तो हम ऊपर ऊपर से ही देख रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स तो अभी देखना बाकी है। तो हम यहाँ से एरे रिटर्न करके ये काम करवा सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में आप जैसा मन करे वैसा करिए, लेकिन जो कंपनी का प्रोजेक्ट है या भाई जो वैलिड प्रोजेक्ट है वहाँ पे ऐसा मत करना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग लगेगा सबको, किसी को पता ही नहीं होगा कि क्या है। बस कोई सब थोड़ी इस कोर्स से पढ़ते हैं, हमारे कोर्स से सबने थोड़ी पढ़ा है कि सबको पता होगा। लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं अतरंगी सा काम, लेकिन अपने प्रोजेक्ट में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया जो बच्चा आएगा काम करेगा कोई आपके प्रोजेक्ट के अंदर, या नया कोई भी मेंटेनर आएगा, कोई भी अगर डेवलपर आएगा, कहेगा ये क्या है, उसको समझने में ही टाइम लग जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो ऐसा अतरंगी सा काम आप समझने के लिए कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए कर सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इंटरव्यू वालों का काम ये नहीं होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, क्या यूज होता है, ऐसी चीजें जो किसी ने नहीं देखी हो वो चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो अगर आप इंटरव्यूअर हैं तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं, मतलब इंटरव्यूई हैं, तो आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझसे। और कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, क्योंकि और कोई इतना ज़्यादा इन डेप्थ में जाके देखता ही नहीं है, सीखता ही नहीं है। तो सही है। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, मैं यहाँ पे हाय लिख देता हूँ। अब आप बताइए, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन आप मान लीजिए, है ना। यहाँ पे कौनसोल लॉग करते हैं हम, सम और प्रोडक्ट। आप बताइए कौनसोल में क्या आउटपुट आएगा। आपको math.js का भी कोड दिखा देता हूँ। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया है हाई, HII, मतलब H एक बार है और I दो बार है। यहाँ पर हमने डिस्ट्रक्चर किया है, रिक्वायर जो भी रिटर्न करेगा, एक प्रोडक्ट है, एक सम है, एक प्रोडक्ट है, इन दोनों को हमने कौनसोल लॉग करवाया। इसको मैं रन करने जा रहा हूँ, आप पहले ही वीडियो पॉज करके बताइए क्या होगा। तो रन करते हैं, इसका आउटपुट आएगा हाई, H और I। ये देखो ये कैसे आया, आप ढूंढिए,
समझिए, बहुत ही सिंपल सा है। हम स्ट्रिंग को भी एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग्स भी इटरेबल होती हैं। इटरेबल क्या होता है आप समझ सकते हैं, आप उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे गूगल करके समझ सकते हैं। बेसिकली इटरेबल जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हम फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हैं, उसको स्प्रेड कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसीलिए हमने जब ये स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई है ना, यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करके ऐसे हाई लिख देता हूँ या अनुराग लिख देता हूँ, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ ये चीज। अब आप गेस करिए क्या होगा, अब आएगा AN, ये 2 कैरेक्टर्स यहाँ से डिस्ट्रक्चर हो गए। वही चीज यहाँ पर हुआ था, जब रिक्वायर चला तो यहाँ पे आ गया हाई इस तरह से, और ये देखो ये आउटपुट आ गया। मैं Ctrl Z कर दूं अगर, तो जो यहाँ पर ये चीज लिखा है, ये चीज मैं इसको उंगली से ऐसे टच करके बता रहा हूँ, जो यहाँ पर ये चीज लिखा है, आपको मेरी उंगली वहां पे टच होती हुई नहीं दिख रही होगी, कर्सर से दिखा देता हूँ। जो ये चीज लिखा है ना, ये हाई लिखा है, क्योंकि यहां से रिटर्न होके आएगा ये चीज। तो आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से, तो अब ऐसे रिटर्न नहीं करना चाहिए, जो भी हमें वैलिड चीज है वही रिटर्न करना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के अंदर ही रिटर्न करना ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। हम एरे के अंदर रिटर्न करके काम करवा लें तो हमारा क्या बोलते हैं, तो हमारी स्मार्टनेस है ना, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ही रिटर्न करवाया जाता है। अरे डॉट लगा दिया, ये प्रोडक्ट ये हो गया। अब यहाँ पे ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग काम नहीं करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, और अब हमारा ये सारा कोड काम करेगा, क्योंकि अब ये प्रॉपर फंक्शंस है। तो क्या बस इतना ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें हैं। क्या और भी चीज़ें हैं? जैसे कि कई बार आपको ऐसा सिंटैक्स नहीं मिलेगा, मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ, आपको कैसा सिंटैक्स मिलेगा वो समझाने से पहले हम एक बार ये चेक करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये चीज, इसको हम एक बार कंसोल लॉग करके देखते हैं। चलो इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पहले और बाद, मतलब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इसके बाद में और पहले दोनों हम कंसोल लॉग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसको रन करके app.js को रन करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट है। तो ये देखो, पहले क्या था, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, फिर उसके बाद में हमने इसको सेट कर दिया कुछ और, यानी कि कुछ और क्या सेट कर दिया, वही जो हमने सम और प्रोडक्ट वाला फंक्शन डाल के और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है ना। यानी कि ये बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम इसी के ऊपर प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, है ना। आपको पता है, हमने देख लिया कि बाय डिफॉल्ट ये एक ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर अगर आप कंसोल लॉग करेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है फाइल के अंदर, हमने कहीं क्रिएट नहीं किया है, ये बस मिल जाता है। कैसे मिल जाता है ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आने वाले वीडियोज में कैसे मिलता है, कहाँ से आता है, सब कुछ हम बाद में देखेंगे। अभी हम ये मान लेते हैं कि हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं है। अभी अगर हम यहाँ पर ये मान लो मैं मैथ नाम का ये करके कंसोल लॉग मैथ करता हूँ, ये चीज करके मैं मैथ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप गेस करके बताइए कि अभी मेरा math.js का कोड ये है ना। यहाँ पे मैंने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में कुछ भी सेट नहीं किया, मैंने बस कंसोल लॉग करवाया, और यहाँ पर हम रिक्वायर कर रहे हैं मैथ को, और फिर कंसोल लॉग कर रहे हैं। मैथ की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और बताइए, मैं रन करने जा रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू होगी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये देखो एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये दो बार क्यों आया, एक बार यहाँ से आया है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एक बार यहाँ से प्रिंट होके आया, और दूसरी बार जो आया है वो यहाँ से प्रिंट होके आया है।
अब कैसे ये पता कि पहला ये वाला है, दूसरा app.js से आया है, तो उसके लिए आप यहाँ से रन कर लीजिए, यहाँ से रन कर लीजिए, डिबग कंसोल में आ जाएगा। यहाँ पर हमें ये दिख गया। दूसरा जो है वो app.js से है, पहला math.js से है। तो ये इसीलिए क्योंकि हमने पहले रिक्वायर किया, तो जब भी रिक्वायर करते हैं ये फाइल पूरी रन होगी, उसके बाद ही कोड आगे बढ़ेगा। जो रिक्वायर फंक्शन होता है ये सिंक्रोनस होता है, ऐसा नहीं कि मतलब ये लोड करेगा बैकग्राउंड में अलग किसी थ्रेड में और ये आगे बढ़ के एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसा नहीं है। ये फाइल पहले ढूंढेगा, ढूंढने के बाद ये रन करेगा, और ये सारा काम जब तक होगा तब तक हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक रहेगा, आगे कोड हमारा बढ़ेगा भी नहीं, पूरा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में हमारा कोड आगे बढ़ेगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यानी कि ये एग्जीक्यूट पहले होगा, तो ये पहले आया यहाँ से लाइन नंबर 9 से, हमने देखा यहाँ पे ये लाइन नंबर 9 से पहले आया, फिर लाइन नंबर 4 से आया app.js से। तो यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट है। अगर हम इसको अनडिफाइंड सेट कर दें तो अनडिफाइंड हो जाएगा, कुछ भी कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। अनडिफाइंड नल सेट कर देते हैं, कुछ भी सेट करिए, आपके ऊपर है। ये देखो नल कर देंगे तो नल आ गया। मैंने एक फाइल से console log हटा दिया, इसीलिए एक ही बार आया, मैंने इस वाले से console log हटा दिया। तो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट ये एक ऑब्जेक्ट रहता है, तो हम इस पे डॉट सम इक्वल टू सम कर सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट कर सकते हैं। सिंपल नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे अगर हम बाद में चेक करें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, तो अपडेट हो गया होगा, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमें प्रॉपरली, मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि हमारा जो सम वाला था यहाँ पर ये आ जाए। हाँ, ये आ गया। अब ये प्रॉपरली वो ऑब्जेक्ट जो था बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर हमने 2 प्रॉपर्टीज ऐड कर दी। यहाँ पर हमने नया ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके असाइन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हमने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर दी, एक नहीं 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड कर दी। और फिर अब यहाँ पे वही एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होगी, उसको हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चर करके यूज कर रहे हैं। ये देखो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये दोनों सिंटैक्स मिलेगा, कुछ लोग ऐसा यूज करेंगे इस तरह से, कुछ लोग ऐसा यूज करेंगे इस तरह से। अब आपके प्रोजेक्ट में, आपकी कंपनी में जो भी सिंटैक्स यूज हो रहा होगा आप उसको यूज करना। अगर ये पूरा कॉमन JSC नहीं यूज हो रहा है, ये 6 यूज हो रहा है, तो ये 6 वाला यूज करना, वो तो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे ही। लेकिन इसके अलावा भी एक सिंटैक्स होता है, वो क्या होता है, इसको मैं ऊपर करता हूँ और मैं कमेंट आउट करता हूँ। आपको हो सकता है ऐसा मिले कहीं पे एक्सपोर्ट्स, बस इतना ही हो जाएगा, इतना ही हमारा काम कर देगा। अब ये क्या होता है, एक बार हम चेक करते हैं काम करेगा कि नहीं। ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है और ये एक्सपोर्ट्स है क्या, कैसे काम कर रहा है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम 0 से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।